वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन बीएड बी द ग्रेटेस्ट टीचर। आज मैं आपको पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आगे की क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो अब हम फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो बाकी की जो क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं एमसीक्यू डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसएसओ। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सिस्टम फॉर सुपरवाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सिंपल सर्वे फॉर सुपरवाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब देख सकते हैं सैंपल और सिंपल हल्का सा माइनर से डिफरेंट है, और अगर आपने हल्का सा भी ध्यान ना दिया तो आपका आता हुआ आंसर भी गलत हो सकता है। तो इसका पहला आंसर है, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, प्राइमरी डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम। जो प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं, ठीक है, वो इनमें से किससे कलेक्टेड किए जाते हैं? एनएसएसओ से, वेबसाइट से, एजेंसी से, इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन से, मतलब जहां से वो पैदा हुआ वहां से। तो प्राइमरी डाटा जहां से वो पैदा हुआ वहीं से ही कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक ही पर्सन के पास में जाके डाटा कलेक्ट कर रहा तो प्राइमरी है, क्योंकि मैंने उस डाटा को कलेक्ट कर लिया तो उसके बाद जो दूसरा वाला पर्सन मुझे डाटा लेगा तो मैं उसके लिए सेकेंडरी डाटा कहलाऊंगा। ठीक है, जब हम ओरिजिन से लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डाटा कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। अब इसमें बोले डाटा जो कलेक्टेड फ्रॉम एनएसएसओ और कोड, जो हमने एनएसएसओ से डाटा कलेक्ट किया है वो प्राइमरी डाटा कहलाएगा, सेकेंडरी डाटा कहलाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा कहलाएगा, या नन ऑफ कहलाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तीन ही थे। ठीक है, वैसे एग्जाम में चार जाएंगे तो सेकेंडरी डाटा कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? सेकेंडरी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि विच कैन बी से पॉजिटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब होता है सह संबंध, और पॉजिटिव मतलब धनात्मक। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा धनात्मक सह संबंध है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। जब दोनों ही वेरिएबल, जो दोनों ही जो चर होते हैं एक्स और वाई बढ़ जाते हैं, जब दोनों ही चर एक्स और वाई घट जाते हैं, जब दोनों ही चर में अपोजिट रिलेशन होता है, कहने का मतलब कि दोनों जो वेरिएबल है उनमें आपस में उल्टा संबंध है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो अब आपको बताना है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो जो बच्चे फोर्थ कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, जो पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि दोनों में एक जैसा रिलेशन, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, तो ये दोनों ही सही है। ठीक है, ऐसी जो नेगेटिव का रिलेशन होता है उस पर अपोजिट रिलेशन होता है। जैसे पॉजिटिव का है तो नेगेटिव का समझ ही जाओगे कैसा होगा। ठीक है, ऋणात्मक सह संबंध। ठीक है, हिंदी में बता रहा हूँ, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है, ठीक है, तो आप जैसे कि आंसर जो है वही सही था। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये कह रहा है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, उसका जो सब्जेक्ट मैटर क्या है। देखो, दो इकोनॉमी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पहला है मैक्रो और दूसरा होता है माइक्रो। मैक्रो के अंदर जो है ना, हम एग्रीगेट डिमांड, मनी सप्लाई, नेशनल इनकम, इसकी बात करते हैं, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगर आपने पढ़ा हो हिंदी में तो समष्टि अर्थशास्त्र में पूरी की पूरी जो है कंट्री की बात की जाती है, जबकि जो व्यष्टि होता है यानी कि माइक्रो जो इकोनॉमिक्स होता है उसमें केवल एक की बात हम करते हैं, एक पर्सन हो गया, एक फर्म हो गई। तो अब आप आंसर समझ गए होंगे कि इसमें से आंसर कौन सा होने वाला है, मार्केट डिमांड ऑफ ए गुड। ठीक है, ये हमारा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू। ये कह रहा है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है वो कब पैदा होती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आर्थिक समस्या कब पैदा होती है। ये हमने लास्ट की वीडियो में भी अच्छे से समझा था कि जब हमारे रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, उनका अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, तभी जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। तो इसमें बोला कि क्या जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी, क्या जब कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा तब होगी बायर्स के बीच में, या रिसोर्स ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस, जब रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूज होंगे तब, या जब प्रोड्यूसर जब अपनी वांट्स को मैक्सिमम करना चाहता है। तो इसका आंसर है थर्ड। ठीक है, समझ में आ गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी। हमारी जो अर्थशास्त्र है उसकी केंद्रीय समस्या इनमें से कौन सी है? अगर आपको पता होगा सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है वो तीन होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस।
क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो केंद्रीय समस्याएं जो होती हैं 3 होती है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है। डेफिशिएंट डिमांड, इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी, और होम टू प्रोड्यूस, डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। तो आप समझ गए होंगे। और होम टू प्रोड्यूस किसके लिए उत्पादन किया जाए, अमीरों के लिए किया जाए, गरीबों के लिए किया जाए। ठीक है, आय की असमानता से रिलेटेड होता है। ठीक है, मतलब इनकम की जो इनइक्वालिटीज होते हैं उससे रिलेटेड होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस में मतलब होता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। अगर व्हाट टू प्रोड्यूस आपको याद होगा, ठीक है, क्या उत्पादन करना है। ठीक है, जैसे हमें जो है हाउस होल्ड की चीजों को बनाना है, कोई भी चीज हो सकती है जिससे हम डेली बात करते हैं। और ठीक है, तो हमें क्या प्रोडक्शन करना है। जैसे अगर एक देश के अंदर युद्ध हो रहा है तो आप सिंपल होता है गन का इस्तेमाल करेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस में गन का ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे। और हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है जो सेकंड वाला है, उसमें होता है कि हमें जो है कैपिटल को लगाना चाहिए या लेबर को लगाना चाहिए, मतलब पूंजी का इस्तेमाल करना चाहिए, श्रम का इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस तो मैं आपको बता चुका हूँ किसके लिए उत्पादन करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज ए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। देखो इकोनॉमिक के और भी अगर हम डिवाइड करें तो एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक होती है, दूसरी होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक। ठीक है, पहले समझ लो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक होती है वो फैक्ट से रिलेटेड होती है कि जो 100% है वही पॉजिटिव है, मतलब ठीक है। और नॉर्मेटिव का मतलब ये है कि क्या होना चाहिए, व्हाट ought टू बी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी जो है वो नॉर्मेटिव है और कौन सी जो है पॉजिटिव है। तो 25% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज बिलो पॉवर्टी लाइन। देखो ये जो है इस लिखा हुआ है, इसमें है मतलब ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर फैक्ट होता है तो वो पॉजिटिव होता है, यानी कि नॉर्मेटिव नहीं है। इससे पहले इंक्रीज इन एफडीआई हैज इंक्रीज द जीडीपी ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि एफडीआई बढ़ी है तो इससे क्या जीडीपी इंडिया की बढ़ी है, इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, और अगर फ्यूचर की बात कोई टेंस आए ना, फ्यूचर टेंस, तो वो नॉर्मेटिव में ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है ऐसा हो जाएगा, अभी हुआ तो नहीं है ना, हुआ नहीं है इसलिए वो नॉर्मेटिव होगा। ठीक है, और आप इसके हिंदी वाले जो है थोड़ा सा इसमें मीनिंग जो है नेट से थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विल मेक इंडिया पॉवर्टी फ्री। ये कह रहा है कि अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, अगर इनकम जो है सबको बराबर मिल जाएगी तो इंडिया जो गरीबी से दूर हो जाएगी। हुई तो नहीं है ना, तो ये नॉर्मेटिव हो गया। ऐसे बोला हाइयर वेलफेयर स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट इंक्रीजेस द एग्रीगेट डिमांड। ये कह रहा है जब सरकार जो वो हाइयर वेलफेयर खर्च कर रही है तो इससे क्या होता है एग्रीगेट डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है, तो ये तो हो रही है, तो इसका मतलब वही इफेक्ट है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर जो है वो थर्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव इकोनॉमिक डील्स विद, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पॉजिटिव जो इकोनॉमी होती है। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में तो धनात्मक अर्थशास्त्र बन रहा है, लेकिन एक बार फिर भी इसका मीनिंग चेक कर लेना। ठीक है, हिंदी वाले तो फैक्ट होता है। ठीक है, फैक्ट से रिलेटेड होती है, ना ओपिनियन चलेगा, ना जजमेंट चलेगा, ना सजेशन चलेगा, केवल चलेगा तो चलेगा फैक्ट चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट नॉर्मेटिव इकोनॉमी किसे डील करती है, मैंने आपको बताया था ना, इज वुड वॉज नहीं ought टू बी, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, वीडियो को प्लीज शेयर करें। ठीक है, एक क्वेश्चन और है वो भी देख लो। ठीक है, एक बच रहा था मैंने ये भी डाल दिया था, ये भी देख लो। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज आर, ये कह रहा है जो रिसोर्सेज है उसकी विशेषता क्या है। तो ये लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, या अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं इनके, ए और सी दोनों। क्योंकि लिमिटेड भी होते हैं उनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। जैसे आप दूध को ले लीजिए, उसके वैकल्पिक प्रयोग है ना, हम दूध से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो संसाधन सब हैं उनके एक से ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, सभी जितने भी नॉर्मली सभी का एक से ज्यादा यूज होता है। लोहे का भी देख लो कितनी चीजों में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा, आप सपोर्ट करना। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली डियर स्टूडेंट, टेक केयर योरसेल्फ।